हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग यूपी ट्रिपल एससी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट 1 है ये सिर्फ पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे जो प्रैक्टिस सेट्स मैं लाऊंगा उसमें फिर हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी केंद्र सरकार में है, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग वीडियो को पॉज कर ले 2-3 सेकंड और आंसर आप लोग गेस करें। तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो डेट अगर पूछे तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके अभी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी। और संसदीय दल के नेता जो कि प्रधानमंत्री भी हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और 1980 में ये पार्टी बनी थी और 1984 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में इस पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी, सिर्फ 2 सीटें। और आज इस पार्टी की लगभग 300 सीटें हैं लोकसभा में। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यकों के हित निहित है किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पे ऑप्शंस है आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29 या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, मतलब जीवन जीने का अधिकार। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर आर्टिकल 24 है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब कि बाल मजदूरी को ये मना करता है इस आर्टिकल में। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए सही नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 29 की तरफ, जो कि सही आंसर है। इसी आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन है सेकंड का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है। 14 साल से कम के बच्चों को काम करने के लिए मनाही है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसे बाद में हटा दिया गया। और वही राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में हटाकर अनुच्छेद 300A कर दिया गया और इसे हटाया गया था 44th अमेंडमेंट में 1978। 44th अमेंडमेंट 1978 में इस राइट को हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। एक ऑर्डिनरी मतलब एक सामान्य जो लीगल राइट होते हैं उसे बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा राइट टू प्रॉपर्टी, इसे ही हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और 300A में बना दिया गया एक लीगल राइट। अब हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ एक बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। क्योंकि होता क्या था कि कोई आदमी या एक विधायक चुनकर आता था या MP चुनकर आता था, वो बाद में फिर जब उसकी सरकार नहीं बनती थी तो वो किसी और पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाता था और फिर वहाँ मंत्री बन जाता था। तो इस तरीके की हरकतें बहुत ज़्यादा हो रही थी 80s और 90s के ज़माने में। तो फिर क्या किया गया कि 1985 में एक लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, दल बदल विरोधी कानून, इसे लाया गया 1985 में। और जो संशोधन था वो 59 मतलब 52वां संशोधन था, उसमें लाया गया था ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिससे इस चीज़ को रोका गया। तो ये है 10वीं अनुसूची में, है ना, ये है 10वीं अनुसूची में। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर कि अनुच्छेद मतलब कौन से अनुच्छेद में के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति कब बुलाते हैं और किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग? हालांकि आज तक आज़ादी, जब से संविधान लागू हुआ आज़ादी के बाद 1950 में, तब से लेकर 2022 तक अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है, मतलब दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया गया है। तो ये है आर्टिकल 108 के थ्रू राष्ट्रपति बुला सकते हैं, दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। तो पहली बार हुआ था वो डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज के लिए,
डॉरी प्रोहिबिशन बिल के लिए फर्स्ट बार बुलाया गया था। तो इस तरीके से टोटल 3 बार बुलाया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो बेसिकली ये है, जब पहले हम लोग सुनते थे कि बंधुआ मजदूर कि मतलब ज़िंदगी भर के लिए गुलामी करनी है ना, किसी को खरीद लेते थे बंधुआ मजदूर की तरह। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि इस चीज़ को रोकता है? तो वो है आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये रोकता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमें यह गारंटी देता है कि लॉ के समान हम सभी लोग एक हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 13 क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है? तो आर्टिकल 13 बेसिकली है जुडिशियल रिव्यू के लिए। जुडिशियल रिव्यू होता है जैसे कि कोई एक कानून बना तो बाद में उसको क्या है, कोर्ट रिव्यू करेंगे कि क्या आपने इसमें संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं किया है। तो ये जुडिशियल रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट्स के पास ये पावर होते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। आर्टिकल 12 ये एक अलग आर्टिकल है, इसमें स्टेट को परिभाषित किया गया कि स्टेट का मतलब क्या है, हर जगह जो कानूनों में स्टेट का यूज़ होता है उसका मतलब क्या है। आर्टिकल 15 ये है कि बेसिकली आपको रोकता है, मतलब सरकारों को रोकता है कि आप भेदभाव करें 5 चीज़ों के ऊपर, जैसे कि होता है कि रिलीजन पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, रेस, कास्ट या सेक्स कि मेल या फीमेल, और फिर प्लेस ऑफ बर्थ कि कोई कहाँ पैदा लिया है, किस स्टेट में पैदा लिया है, इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14। इसमें क्या है कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। अब आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? मतलब जो आर्टिकल 5 से 11 तक है वो किस बारे में है? तो वो है भारत की नागरिकता के बारे में, कि भारत के नागरिकता के संबंध में जो कानून है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो बेसिकली जनजातीय जो क्षेत्र हैं इनमें असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में इनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक अलग से अनुसूची बनाई गई थी ताकि इनके हित खराब ना हो, और वो अनुसूची है 6ठी अनुसूची, है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि 4थी अनुसूची जो यहाँ पे ऑप्शंस में है, 4थी अनुसूची वो किस लिए है? तो वो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के लिए। 7वीं अनुसूची में क्या होता है कि विषयों का बंटवारा, कि संघ के विषय कौन से हैं, राज्य के कौन है, और समवर्ती मतलब दोनों किस पे कानून बना सकते हैं। कुछ विषय है जिस पे सिर्फ संघ बना सकता है, कुछ विषय है जिस पे सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं, और समवर्ती ऐसे विषय होते हैं जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। और 10वीं अनुसूची, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दल बदल परिवर्तन कानून, ये 10वीं अनुसूची में है। फिर आगे हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 49। इसी आर्टिकल के तहत क्या है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल और वस्तु हैं उनकी सुरक्षा होती है। अब आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। आर्टिकल 44 क्या है? काऊ स्लाउटर, मतलब कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 48 जो है। तो इस तरीके से है। फिर आर्टिकल 50 क्या है? ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स, है कि जुडिशियरी मतलब कि न्यायपालिका और जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि क्या है, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इसके पावर्स के बीच में बंटवारा, वो है आर्टिकल 50। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा आर्टिकल 49। तो अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर कि भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को आरंभ किया? तो ये जो दोनों
अवार्ड हैं, एक तो है कि भारत का जो सर्वोच्च अवार्ड है भारत रत्न, और एक है पद्मश्री। तो इन दोनों को किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है लोगों को? तो ये दिया जाता है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या था, राजा महाराजाओं का टाइटल, तो इसे हटा दिया गया, लेकिन फिर इसके जगह पे ये सब लाया गया, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे आपको वंशज, मतलब कि आपके वंशज क्या थे इसके ऊपर आपको नहीं मिलता है, आप कैसे काम करते हैं इसके ऊपर मिलता है। तो ये सब टाइटल्स आर्टिकल 18 के थ्रू दिया जाता है, भारत रत्न और पद्मश्री। भारत के अगले क्वेश्चंस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो आर्टिकल जो 223 है ये बेसिकली पंचायती राज प्रणाली की बात करता है। इसमें पंचायती राज होते हैं जिसमें कि आपके जो गाँव में पंचायतें होते हैं उसमें चुनाव कैसे होंगे, कौन से कैंडिडेट खड़े होंगे, उनकी मतलब क्या उनकी क्या क्या होने चाहिए, कि जैसे 21 साल उम्र होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली, जो कि आर्टिकल 243 में है। फिर आगे हम लोग 13 क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ये जो हमारे चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, तो ये किस आर्टिकल में है इन चुनावों के बारे में? तो ये है आर्टिकल 324। तो एक्चुअली क्या है कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक चुनावों के बारे में ही बात करते हैं, बट मेन जो आर्टिकल है वो 324 है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग 14वें क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? पार्टियों को अलग अलग दर्जा दिया जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पे 4 पार्टी हमारे सामने दी गई है, इसमें से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM ये है राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार जी की पार्टी है, महाराष्ट्र में इनकी अभी सरकार थी, अब तो हट गई है, तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, हालांकि तमिलनाडु में अभी ये पार्टी सरकार में है। इनके नेता हैं, जो मेन नेता हैं वो हैं MK स्टालिन जी, जो कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बट फिर भी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती जी की पार्टी है यूपी में, तो ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब यहाँ पे आप देखिए एक लिस्ट है कि भारत में भी 8 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं। तो कांग्रेस, INC, फिर CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, फिर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी। ये एक लेटेस्ट पार्टी है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, हालांकि दर्जा इन्हें मिला था 2019 में ही, लेकिन ये सबसे नया पार्टी है। 2013 में ये पार्टी बनी थी। और इसमें एक और बात याद करने लायक ये है कि ये एक पहली ऐसी पार्टी है जो कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों से हैं और जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किस संविधान में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली है कि प्रियम्बल को संविधान सभा में किसने प्रस्ताव रखा प्रियम्बल के लिए? तो ये प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव रखा था। फिर आगे हम लोग 16वें क्वेश्चन में बात करते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा जब बैठी थी तो इनका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस है 25 दिसंबर 1949, 11 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1949 या 9 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर हम लोग आगे बात करते हैं 17वें क्वेश्चन में, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पारित तो इसे किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया था, मतलब ये इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका एक अलग रीज़न है, क्योंकि 1930 में इसी डेट में पूर्ण स्वराज का
पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी मतलब जो लीडर्स थे उन्होंने, जब भारत गुलाम था उसी टाइम पे 1930 में इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए इसी दिन सेलिब्रेशन किया था, यही डेट था पूर्ण स्वराज का। तो इसीलिए फिर 2 महीने रुका गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इफेक्ट में आया, लागू हुआ। अब हम लोग बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? हमारे जो संविधान सभा बैठे थे संविधान को बनाने के लिए, उसमें महिलाएं कितनी थी? तो ऑप्शन है 12, 13, 15 या 17। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। फिर हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा से जब बैठी थी तो उसके जो पहले और टेम्पोररी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद जो परमानेंट अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, एन गोपालास्वामी, के एम मुंशी, एन माधव राव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बस इतने ही 20 क्वेश्चंस थे। फिर आगे के वीडियोज़ में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पे होंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।